तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली दिखेंगे भी। तो चलिए आते हैं इसी बात पे। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये सेल था, सेल वॉल था, और अब इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है, सेल ऑर्गेनल गायब हो चुके हैं, तो जो कुछ भी है बस साइटोप्लाज्म में। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि यहां पे क्या होता है। तो बेटा जो क्रोमोसोम्स थे वो इस तरीके से पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, ठीक है ना। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेटा ये थ्रेड के बने होते हैं, तो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, क्योंकि वो समझोगे नहीं तो ये चीज आगे की समझ में नहीं आएगी। अब देखना कि ये जो थ्रेड है वो हाईली कंडेंस हो चुका है, और जो ये कंडेंस हुआ है तो एक पॉइंट पे, सेंटर पे, ये जरूरी नहीं है वो सेंटर पे ही हो, ये कहीं और भी हो सकता है, थोड़ा सेंटर से इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। चैप्टर के एंड में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब देखिए एक पॉइंट पे ये अटैच्ड है, ठीक है। अब चूंकि हमने बात करी थी कि जब डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है तो बेटा ये कैसे फॉर्म में होंगे। तो इनका जो, सपोज कि ये पुराना वाला डीएनए था जो पेरेंटल सेल का था, और जैसे एस फेस क्रॉस किया तो वहां पे नए डीएनए की सिंथेसिस हुई। तो हम यहां पे ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर दिख रहा है कि आपको, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। तो ये इस कलर से हमने आपको दिखाया, तो ये डबल हो चुका है। अब समझिएगा बात को कि ये कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन, और ये जो ब्लैक में हमने आपको बनाया हुआ है, ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है जो इसको बाइंड करे, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। ये जो आर्म्स हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। और ये जो एक ही सेंट्रोमियर से, ध्यान रखना, एक सेंट्रोमियर से लगे आर्म्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्रोमेटिड होता है, तो सपोज कि सॉरी सेंट्रोमियर होता है, सपोज ये सेंट्रोमियर है, इसके साइड में यहां पे, इसको ग्रीन कलर से बनाते हैं, इसके साइड में यहां पे क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड में, ऐसे टाइप का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम देखें तो इस बीच में सेंट्रोमियर है और दोनों साइड में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो सेम यहां पे भी होंगे, सेम क्या होंगे, यहां पे भी होंगे ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना। इनको क्या बोलते हैं, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से, इनको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या होते हैं, काइनेटोकोर। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब उनकी यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का आप एक बार देख लो, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, खूब आते हैं, और अभी उसको यहां पे हम बताने चल रहे हैं कि अब ये यहां पे क्या होता है। तो जब हमने बात की कि यहां पे क्या होता है, यहां पे आप देखते हो कि अब, ठीक ना, अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया। मेटाफेज जब स्टार्ट होता है तो मैंने क्या बोला था कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये जो क्रोमोसोम्स हैं तो इनका सेंट्रोमियर भी होगा, ठीक ना। उसी सेम ड्यूरेशन में ऑपोजिट पोल्स का फॉर्मेशन होता है। सेल में क्या होता है, ऑपोजिट पोल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, ये ऑपोजिट पोल्स एक्चुअली में कैसे बनते हैं, तो आपने एक सेल ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है सेंट्रियोल, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है सेंट्रियोल, और ये जो सेंट्रियोल होता है ये सेंट्रोसोम से मिलकर बना होता है। देखिए दो सेंट्रोसोम होते हैं, ये एक दूसरे से राइट एंगल पे ऐसे करके लगे होते हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है सेंट्रियोल। तो ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम, दिख रहा है। चलिए तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सेंट्रोसोम, और पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंट्रियोल, ठीक ना। तो ये जो सेंट्रियोल है यही यहां पे ऑपोजिट पोल्स का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, चलिए अब यहीं से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात मैंने करी थी, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर। अब वो जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे? आके इसके काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे। क्या करेंगे? इनके काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएंगे। सही चीज आपको, चलिए यहां पे क्रोमोसोम को हम ग्रीन में भी दिखा दे रहे। ठीक है ना, दिख रहा है क्लियर? ठीक, ये क्रोमोसोम, ये स्पिंडल फाइबर क्या हुए? तो ये क्या हुए? पोल्स। ये क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना, ये आके इससे अटैच्ड हो गए। ठीक, ये इनिशियल मेटाफेज है, लेकिन मेटाफेज को एक तरीके से डिस्क्राइब करने वाला जो स्टेज होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अ लाइन ऑफ दीज क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ द सेल टू फॉर्मिंग द मेटाफेजिक प्लेट। पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताते हैं। क्या बोला मैंने कि अलाइनिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑन द सेंटर ऑफ aligning of chromosome on the center of cell to form the metaphasic plate। और वो कैसे बनता है? तो ये देखिए कि जब ये स्पिंडल फाइबर इससे लग जाते हैं तो यहां पे बिल्कुल सेंटर पे सेल के एक लाइन बनती है। लाइन किसकी वजह से बनती है? ड्यू टू अलाइन ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि वहां पे कोई लाइन खिंच जाएगी, वहां पे क्रोमोसोम एक लाइन पे अरेंज्ड हो जाएंगे। तो हम जब बात करेंगे तो लाइक 3 क्रोमोसोम मैंने यहां पे दिखाए हैं। चलिए 3 क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा आपके समझने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, अलाइनिंग ऑफ क्रोमोसोम। और यहां पे देखिए ये इससे आके अटैच्ड है। देखिए, अब देखिए ये जो एक लाइन बन रही है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। और ये इसका सिग्निफिकेंस है। मेटाफेज का सिग्निफिकेंस क्या है? अलाइनिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेजिक प्लेट। तो अब इसके बारे में आप 2-3 लाइनें लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो कि पहली चीज क्या है कि इन मेटाफेज द ऑल क्रोमोसोम्स गेट अरेंज्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल एंड फॉर्म द मेटाफेजिक प्लेट। तो फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट्स इज द सिग्निफिकेंस, या कह सकते हो की पॉइंट ऑफ द मेटाफेज। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सेंट्रियोल क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम, spindle fibers get attached to the kinetochore of centrosome chromosome। और उसके बाद अब ये इसी तरीके से यहीं पे मेटाफेज का एंड होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीटली विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप भी। कभी कभी लाइट माइक्रोस्कोप से भी दिखता है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट करोगे कि chromosomes clearly visible under microscope। ठीक ना, माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल होते हैं। मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन इसका एक सिग्निफिकेंस है। दूसरी चीज कि अब जब ये क्लियरली विजिबल है तो वी कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे और खूब पूछा गया है मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सेल डिवीजन के किस फेज में, या क्या कहते हैं कि माइटोटिक फेज के किस फेज में की जाती है, और वो होता है आंसर क्या? मेटाफेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर लें, क्या यहाँ पे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम ये किस फेज में हो रहा है? सब मेटा फेज में। ठीक ना, सब कुछ ये कहां पे हो रहा है? मेटाफेज में। चलिए, तो ये चीज क्लियर।
सब कुछ क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज। एनाफेज की अगर बात करें तो क्या आ जाता है बेटा? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज की बात करें तो अब जो सॉरी वो डायग्राम मुझे मिटाना नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। मेटाफेज की एनाफेज की बात करें तो जो लास्ट में डायग्राम देखा आपने मेटाफेज वाला, तो वहां पे देखा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो अरेंज हो चुके हैं एक सेंट्रल लाइन पे, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उस पे अटैच्ड हैं। लेकिन अभी भी जो स्पिंडल फाइबर मैंने क्या बताया था कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है तो ट्यूबुलिन क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। समझ में आ रहा है? वो क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा वो क्या करेगा? कंडेंस होगा या रिलैक्स होगा। ठीक, अब देखते हैं यहां पे क्या होता है। तो एनाफेज में क्या होता है बेटा कि ये देखो, ये मेटाफेजिक प्लेट बना था कहां पे? ये बना था मेटाफेज के अंदर। ठीक, और यहां पे क्रोमोसोम्स अलाइन थे। ठीक है ना, ये क्रोमोसोम्स अलाइन थे, और ये स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल्स का फॉर्मेशन। अब देखिए एनाफेज के स्टेज में क्या होगा कि ये जो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और मूव कैसे करेंगे? तो मैंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। तो अब सिचुएशन क्या होगी? तो आपने देखा कि यहां पे क्रोमोसोम नंबर एक ही है, लेकिन अब देखिए यहां पे क्या होगा, तो जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमियर क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है, यानी कि अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे क्या हो गए? एग्जैक्टली डबल हो गए। लेकिन अगर आप शेप देखोगे तो यहां पे एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड थे, अभी यहां पे खाली 2-2 क्रोमेटिड रह गए। यानी कि मैंने क्या बताया था कि सपोज कि ये क्रोमोसोम था, ये उसका सेंट्रोमियर था। अब ये क्या होगा? ये बीच से बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा, और जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो एक सिंगल ऐसे करके ये स्प्लिट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है यहां पे। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन एनाफेज। क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन एनाफेज, एंड ड्यू टू दिस द क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, और ये अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अलग अलग पोल्स की तरफ ये क्या होंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, और जब ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो अब ये डायग्राम हो गया किसका? एनाफेज का। और जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा तो थोड़ा सा, चलिए उसको मैं इसी में बनाता हूं, इसमें। अब मैं इसको यहां से इधर कर देता हूं, ठीक है ना। अब जब इसमें अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ये क्रोमोसोम्स थे वो कहां पहुंच गए? ऑपोजिट पोल्स में। कहां पहुंच गए? ऑपोजिट पोल्स पे। ठीक है ना। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट और आता है, और वो पॉइंट क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका एक शेप क्रिएट हो रहा है। जैसे कि ये अगर यहां पे सेंट्रोमियर है तो ये देखिए ये वी शेप में क्रिएट हो रहा है। ठीक ना। तो यहां पे एक चीज और आप ध्यान रखना कि इन एनाफेज वी कैन स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 या 19 में ये पूछा हुआ है, शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक ना। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक ना, कहां स्टडी कर रहे हैं? एनाफेज के अंदर। और उसके साथ साथ देखो अब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया, और मेटाफेजिक प्लेट धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देगी। मेटाफेजिक प्लेट क्या होगी? अब धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देगी। तो एनाफेज के लिए आपको दो तीन पॉइंट जो याद करने हैं वो ये याद करने हैं कि पहली चीज कि
contraction in spindle fiber start. Due to this, splitting of centromere occurs and chromosomes get separated and moves towards the opposite poles. ये पॉइंट को ध्यान रखना। पहली बात क्या कि contraction in spindle fiber, due to this centromere get split and chromosome get separated and moves towards the opposite poles, ठीक ना? opposite poles पे जाके ये, और इसी ड्यूरेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी हम कहां कर सकते हैं, तो वो एनाफेज में। चलिए अब इस तरीके से एनाफेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, टीलोफेज की। एंड दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन या लास्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, टीलोफेज। और टीलोफेज के लिए मैंने क्या बोला, ये लास्ट फेज है। चलिए एक पॉइंट इसके बारे में सिंपल सी लाइन लिखवा दूं, सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व, और वो क्या है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या है ये, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोफेज में हुआ था, बस जो प्रोफेज में जो चीजें गायब हुई थी उनको वापस से अब से ला दो। तो देखिए ये सेल है और यहां भी क्या हुआ, आपने देखा कि क्रोमोसोम इधर भी आ गया था, क्रोमोसोम इधर आ गया था, क्रोमोसोम इधर आ गया था, ठीक ना? अब क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा छोटा हो गया लेकिन दोनों सेम साइज का होता है, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, ठीक ना? न्यूक्लियोलस रीअपीयर। उसके साथ साथ जो ये क्रोमोसोम बने थे, ये यहां पे क्या बन के आए थे, क्रोमोसोम, लेकिन अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे, डीकंडेंस। डीकंडेंस होने का मतलब अब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रहेंगे, मींस क्रोमोसोम गेट लूज देयर आइडेंटिटी एंड कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। तो किस फॉर्म में हो जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में, यानी कि जो इनिशियली आप देख रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पे। उसके साथ साथ जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो वापस से आ गए। तो न्यूक्लियर एनवेलप reappear, nucleolus reappear, all cell organelles are visible, एंड कह सकते हो कि वो रीअपीयर हो गए और एक ही सेल के अंदर अब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। और इस तरीके से ये कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, टीलोफेज के साथ कंप्लीट होती है। हाँ, एक पॉइंट और भूल गया, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम था वो डीकंडेंस हो रहा है और डीकंडेंस होकर वापस से अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है और लूज करने के बाद ये क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सारी चीजें तो क्लियर बता दी इतना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो ये डायग्राम्स आप देखिए, ये डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक ना? तो जो मैंने बनाए हैं आप कोशिश करना कि उसी तरीके से बनाना और उस तरीके से बना के और पढ़ने की कोशिश करना, ये बहुत सही रहेगा। और इसके साथ साथ फिर इसके बाद आ जाता है क्या, साइटोकाइनेसिस। 10 मिनट का या 10 मिनट का टाइम लगेगा साइटोकाइनेसिस में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें साइटोकाइनेसिस करके, हाँ, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सबसे पहले ये कहां पे होता है, ये 2n टाइप की सेल्स में होता है। कहां पे होता है ये, 2n टाइप की सेल्स में होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये जो प्लॉइडी होती है पेरेंटल सेल की उसको मेंटेन रखता है। प्लॉइडी मेंटेन रखने के साथ साथ अगर हम देखें तो ये ग्रोथ में, रिपेयर में, इन सब चीजों में हेल्प करता है, ठीक ना? प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है, हाँ। लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक। उसके साथ साथ अगर हम कुछ सोशल इंसेक्ट्स की बात करें, सोशल इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी, तो हनी बी के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन है, हनी बी में ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। इसको साइड में कहीं नोट कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके मेडिकल एग्जाम्स के लिए रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब बने हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक ना? बस यही इसका सिग्निफिकेंस है। ये प्लॉइडी मेंटेन करता है, ये ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में काम आता है, 2n सेल्स में होता है, यानी कि सोमैटिक सेल्स में होता है, जेनेरेटिव सेल्स में ये नहीं देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ हनी बी
एनिमल्स में देखने को मिलता है, और इन केस ऑफ प्लांट ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। दैट्स इट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। हाँ, अब इसमें इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कैरियोकाइनेसिस हो चुका है और अब होगा साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बारे में सेल फॉर्मेशन इन, अच्छा चलो याद कर लो जल्दी से। एनिमल सेल में किसके थ्रू हो रहा है, सेल फरो के थ्रू, और प्लांट सेल में किसके थ्रू हो रहा है, सेल प्लेट के थ्रू, ठीक ना, सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक, बस इतना ही है इसके बारे में। हाँ, सेल प्लेट फॉर्मेशन के लिए एक ऑर्गेनेल जो हेल्प करता है उसका नाम होता है फ्रैगमोप्लास्ट। आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन नोट कर लेना इसको, क्या होता है फ्रैगमोप्लास्ट, और ये ओनली इन प्लांट सेल देखने को मिलता है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन with the help of phragmoplast, और एनिमल सेल में with the help of cell furrow formation। सेल फरो फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे ये एनिमल सेल है, अब ये एनिमल सेल क्या होगी, यहां से अंदर की तरफ इसमें डिप्रेशन स्टार्ट होंगे, और ये डिप्रेशन स्टार्ट होने के बाद कह सकते हो ऐसे, और डिप्रेशन स्टार्ट होगा और फाइनली ये क्या होगा, दो सेल में ये डिप्रेशन इंसिजन अंदर तक आएगा और ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है सेल फरो फॉर्मेशन। वहीं पे अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बेटा क्या होता है कि ये सेंटर से क्या होता है, ये सेंटर से यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ, तो दोनों साइड में आगे की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वही होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, और यही है क्या, साइटोकाइनेसिस। और दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, एंड दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसको आप ध्यान रखना, और बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके अगर आ रहा हो तो आप उसको सेंड करिएगा, सर के थ्रू मेरे पास आ जाएगा, और फिर मैं उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, बाय।